नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी साहित्य का इतिहास अध्ययन कर रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पद्य साहित्य के भाग का विस्तृत अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आधुनिक काल के छायावादोत्तर काल में प्रगतिवाद का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया। प्रगतिवाद के पश्चात प्रयोगवाद नाम दिया गया, जो काव्यधारा थी। प्रगतिवाद के पश्चात जो भी कवि आए, ऐसा नहीं है कि कोई भी काल या कोई भी वाद जैसे समय सीमा उसकी समाप्त होती है, वैसे उसकी विशेषताएं, उसकी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि आंधी आने के बाद, आंधी आने से पहले, दोनों, चाहे पहले या बाद में, उसका एक वातावरण पर पूरा प्रभाव दिखाई देता है। वैसे ही कोई भाव, हम कह सकते हैं कि मन में कोई भाव, हंसी या रोने का, कोई भी हो, सुख या दुख का, आने से पहले और आने के बाद मन की जो दशा है वो एक सी लगभग होती है। वैसे ही कोई भी साहित्य में कोई भी काल रहा हो, उस काल की जो परिस्थितियां हैं वो अचानक से, जैसे हमने कह दिया कि प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक रहा, तो 43 का मतलब ये कोई वो स्विच नहीं है, स्विच बोर्ड हमने स्विच ऑफ किया और ख़त्म हो गया वो नहीं। उसके बाद में भी हाँ, कुछ प्रवृत्तियाँ जो अधिक प्रभावी हो जाती हैं, उन्हें हम प्रभाव में लेते हुए, उनके पर हम प्रभाव में आते हुए नए युग का नामकरण कर देते हैं। यही हाल हर युग में हुआ। तो प्रगतिवाद के बाद जो प्रयोगवाद आया, उसमें भी यही। प्रयोगवाद क्या है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी समय सीमा 1943 से लेकर 1953 या 54 तक मानी गई है। इसकी समय सीमा 1943 से 1954 तक मानी गई है। प्रयोगवाद का उदय द्वितीय महायुद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ। जो द्वितीय महायुद्ध चल रहा था, उसके परिणाम स्वरूप इसका उदय हुआ। क्यों? जीवन अपनी सहज सरलता खो रहा था। जो जीवन की वास्तविक सरलता होती है वो खो रही थी कहीं। प्रगतिवाद में बहुत अधिक जो यथार्थ वर्णन था वो अत्यधिक हो गया। कोई भी गुण या दोष अधिक जब हो जाता है तो वो मानव स्वभाव के लिए असहनीय हो जाता है। पुरानी मान्यताएं टूटने लगी थी, मानव मूल्यों में बिखराव आ रहा था, अस्थिरता पनप रही थी। इस समस्या को सबसे पहले आधुनिक कवियों, लेखकों और चिंतकों ने अनुभव किया। सन 1943 में यह धारा व्यावहारिक रूप से साहित्य के माध्यम से समस्याओं के निदान के लिए तार सप्तक के रूप में उतरी। इस धारा का उदय, जो प्रयोगवाद है, इसका उदय कहाँ से हुआ? तार सप्तक। तार सप्तक एक पत्रिका थी जिसका संपादन अज्ञे ने किया। इस काव्यधारा का नेतृत्व अज्ञे ने किया। और सात, सप्तक नाम क्यों था? क्योंकि सात उस युग के जो प्रयोगवादी प्रवृत्तियाँ रखते थे, जिनकी कविताओं में प्रयोगवादी प्रवृत्तियाँ मिलती थीं, ऐसे कवियों का संकलन, 7 कवियों का संकलन इस पत्रिका में अज्ञे जी ने किया। ऐसा नहीं है कि सब एक सी विचारधारा रखते थे। मानव हैं तो सबके विचार, सबका स्वभाव अलग होगा। फिर भी उन्होंने कहा भी कि ये किसी एक स्कूल के विद्यार्थी नहीं हैं, ये किसी एक धारा के, नदी की एक धारा का कोई पानी नहीं है जो एक से हों, बल्कि ये 7 राहों के नई नई राहों के अन्वेषी हैं, मतलब नई नई खोज करने वाले कवि हैं। तो उन 7 कवियों की कविताएं तार सप्तक नाम से उस पत्रिका में प्रकाशित हुई। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से 7 कवि थे और किस प्रकार से अलग अलग उन्हें रखा जा सकता है। तो प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की एक आधुनिक विचारधारा, आधुनिकतम है। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का, जो प्रगतिवाद में जनवादी दृष्टिकोण हो गया था कि
बस केवल उसमें वही भाव आ गया था कि हमें समाज को, जो दबा कुचला वर्ग है, उसे ऊपर लाना है, बाकी चीज़ें पीछे होती जा रही थी। तो इसका विरोध किया प्रगतिवादी कवियों ने। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को महत्व दिया। इन्होंने प्रयोग करके नए नए प्रतीकों, नए उपमानों, नवीन बिंबों का प्रयोग कर काव्य को एक नई छवि प्रदान की। प्रयोगवाद की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता, नवीन उपमानों का प्रयोग। आपको ये बिंदुवार याद करने पॉइंट्स, ये पूरा डिटेल समझाने के लिए मैंने दिया है कि आप ये है क्या नवीन उपमानों का प्रयोग, आप इसको समझ सकें। प्रयोगवादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया। उनका क्या मानना था? जो प्रयोगवादी कवि थे उनका मानना था कि काव्य के पुराने उपमान अब बासी पड़ गए हैं। कैसे? कि जैसे कि पुराने कवि आप देखते हैं, जो आधुनिक काल से पहले, प्रयोगवाद से पहले की रचनाएं अगर आप देखते हैं, तो अगर सुंदरता का उपमान कोई देते थे कवि, तो अधिकतर बल्कि अधिकतम कवियों ने चांद की उपमा दी है, कमल की उपमा दी है, गुलाब की उपमा दी है, परंतु कुरूपता के लिए किसी ने कोई उपमान नहीं दिया। सुंदरता के लिए सब देते थे। इस युग में दोनों को, गुण और दोष दोनों को उसी ढंग में सामने रखा गया। यहाँ पर गुलाब की तरह लाल नहीं कहा गया। इस युग में अगर किसी सुंदरता, किसी नायिका के मुख की, सुर्ख लाल मुख की उपमा दी गई, तो कह दिया गया कि अंगीठी के समान सुर्ख लाल। जैसे अंगीठी दहकती है, लाल होती है, गुलाब की तरह लाल नहीं कहा गया, कमल की तरह लाल नहीं कहा गया। दुबली पतली किसी नायिका के लिए तो कहा गया कि छिपकली जैसी लड़की। तो इस प्रकार ये उपमान नए नए, उन्होंने कहा पुराने उपमान बासी हो गए, नए लाने चाहिए, तो नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ इस युग में। प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण किया इस युग के कवियों ने। उन्होंने प्रेम को एक, जैसे कि अज्ञे ने स्वयं ही कहा कि मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। उसी प्रकार शकुंतला माथुर जी लिखती हैं प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण करते हुए। एक जगह उन्होंने अपनी एक कविता में कहा है, एक रचना में, कि मेरे मन की अंधेरी कोठरी में आकांक्षाओं की वेश्या बुरी तरह खांस रही थी। तो ये नए उपमान और प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण किया है। उसमें अश्लीलता का समावेश, जो शब्द समाज के लिए खराब कहे गए, अश्लील कहे गए, जिनका साहित्य में प्रयोग एक तरह से नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्दों का समावेश भी कर दिया गया। अगला है बुद्धिवाद की प्रधानता। इस युग के कवियों ने, जो प्रयोगवादी कवि थे, उन्होंने बुद्धि तत्व को कहीं अधिक प्रधानता दी, हृदय से अधिक बढ़कर उन्होंने बुद्धि तत्व को प्रधानता दी। इस कारण कहीं कहीं काव्य में उनकी क्या है, कठिनाई, दुरूहता आ गई है। काव्य थोड़ा सा कठिन भाषा उनकी हो गई है, क्यों? जहाँ हृदय तत्व की प्रधानता होगी वहाँ काव्य में कोमलता आती है, और जहाँ पर बुद्धिवाद प्रधान हावी हो जाता है तो वहाँ पर दुरूहता आ ही जाती है। अगली विशेषता है निराशावाद की प्रधानता। इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा, हताशा का यथा तथ्य रूप में वर्णन किया है। जो पहले छिपाया जा रहा था, जिस तथ्यों को उजागर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि मनुष्य, हर व्यक्ति के मन में आशा नहीं होती है, निराशा की अधिकता पाई जाती है। तो इस युग के कवियों ने उस निराशावाद की प्रधानता को अपने काव्य में दर्शाया। अगली विशेषता है लघु मानव की प्रतिष्ठा। इस काल की कविताओं में मानव से जुड़ी प्रत्येक वस्तु, लघु मानव से मतलब जो मानव है उसके प्रत्येक रूप को, मानव की छोटी छोटी जो मानव से जुड़ी हुई वस्तुएं, हर वस्तु की प्रतिष्ठा प्रदान की गई, उसे कविता का विषय बनाया गया। केवल भावनाओं को नहीं, बल्कि मानव से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ को कविताओं का विषय बनाया। तो इस तरह इस युग के कवियों ने लघु मानव की प्रतिष्ठा की। अहम की प्रधानता, अहम जिसे हम अंग्रेजी में ईगो कहते हैं, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित। ये याद रखिएगा ये कि इस युग के कवि किससे प्रभावित थे? फ्रायड के मनोविश्लेषण से। फ्रायड
ये कवि अपने अहंग को अधिक महत्वपूर्ण देते। अहंग, ये क्या, अपने अहंग को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। मतलब अपना ईगो नहीं टूटना चाहिए। रूढ़ि के प्रति विद्रोह, जो रूढ़ियाँ थी, पारंपरिक विचारधारा थी, उसके प्रति इनके मन में विद्रोह था। इस काल की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर हुआ। इन कवियों ने रूढ़ि मुक्त नवीन समाज की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये पुराने जो परंपराएं हैं, इन्हें हमें तोड़ना होगा, इनके बल पर समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। मुक्त छंदों का प्रयोग, मुक्त छंद तो छायावाद से ही आरंभ हो गया था। छायावाद में निराला जी ने जूही की कली कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया था। फिर वही आगे आते आते पूरी तरह से नहीं हो पाया था। प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद आते आते पूरी तरह से मुक्त छंद का प्रयोग होने लगा। प्रगतिवादी कवियों ने भी, यहाँ पर प्रयोगवादी लिखिए, प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविताओं के लिए मुक्त छंदों का चयन किया। व्यंग्य की प्रधानता, इस काल के कवियों ने व्यक्ति व समाज दोनों पर अपनी व्यंग्यात्मक लेखनी चलाई है। व्यक्ति विशेष पर भी और समाज पर भी, दोनों पर जो भी उस समय ने दिखाई दिया, उस परिस्थिति को, उस वातावरण को व्यंग्यात्मक स्वर में कहने का भी साहस इस युग के कवियों ने दिखाया। अब हम तार सप्तक पत्रिका के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रयोगवाद की बात हो और तार सप्तक की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का आरंभ हुआ, तार सप्तक के बिना प्रयोगवाद है ही नहीं। तार सप्तक पत्रिका थी, पहले ही मैंने आपको बता दिया, तार सप्तक पत्रिका थी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है, जो सबसे पहली बार 1943 में प्रकाशित हुआ, और उसके बाद 43 के बाद हर 8 वर्ष में 3 बार, और चौथी बार जो है वो 20 वर्ष के अंतराल में इसका प्रकाशन हुआ। तो अगर आपको चारों तार सप्तक का, चारों पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष याद करना है तो कैसे याद करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहला वाला याद रखिए, 1943 में पहला हुआ था, फिर 8 जोड़ दीजिए, 51 में दूसरा, फिर 8 जोड़ दीजिए, फिर 59 में तीसरा, और फिर 20 जोड़ दीजिए तो 79 में चौथा भाग इसका प्रकाशित हुआ। जब परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि तार सप्तक में कौन सा कवि संकलित था या नहीं था, या तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो तार सप्तक सिर्फ अगर लिखा होगा तो 1943 पहला वाला, बाकी जो बाद के हैं सब में उसकी संख्या लिखी गई, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक, केवल पहले में संख्या नहीं जुड़ी हुई है। तो तार सप्तक से मतलब पहला, और बाकी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सब में जुड़ा हुआ है। प्रत्येक तार सप्तक में 7-7 कवियों की रचनाओं का वर्णन है। पहले तार सप्तक की देखिए, जब 7-7 कवि हैं चारों में तो 28 कवि हो जाते हैं, जिन्हें हमें अलग अलग याद रखना है, और थोड़ा सा मुश्किल है, ये असंभव नहीं है, मुश्किल है थोड़ा सा। तो हम कैसे याद रखेंगे? बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं दोहे को, तो आपको निश्चित ही याद हो जाएगा। प्रभा, ये दोहा है, पहले तार सप्तक के कवि हैं इसमें, प्रभा, गिरि, गजा, नेमि, अभारा। प्रभा, गिरि, गजा, नेमि, अभारा। अभारा अलग अलग तीनों हैं। गिनकर देखो प्रथम अधारा। तो ये दोहा पूरा करने के लिए लिखा गया है, इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं, बस इसका मतलब ये है कि ये पहले तार सप्तक के कवि हैं। आप कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो, इसलिए ये कि ये पहले के ही हैं। कौन कौन से हैं पहले के? प्रभा, गिरि, गजा, नेमि, अभारा। अब हम देख लेते हैं कैसे इनको हमें याद रखना है। प्रभा से प्रभाकर माचवे, गिरि गिरिजा कुमार माथुर, गजा से गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमि से नेमिचंद्र जैन, अ से अज्ञे, पूरा नाम इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, भा से भारत भूषण अग्रवाल, पूरा नाम इनका लिख लीजिए अग्रवाल, और रा से रामविलास शर्मा। तो आपको समझ में आ रहा होगा निश्चित ही, और अच्छा लगे तो इसको आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। दूसरे तार सप्तक के कवि हम देख लेते हैं। दूसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष 43 में 8 जोड़ देंगे तो 51, और इसका देखिए दोहा, भवा शकुन शम हरि रघुवीरा।
5 हो गई ये। भवा, शकुन, शम, हरि, रघुवीरा, धर्म, नरेश। 7 हो गई ये, सातों कवि। द्वितीय उकेरा, ये केवल पूरा करने के लिए दोहा लिखा है, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने ये कौन सा, भवा, शकुन, शम, हरि, रघुवीरा, धर्म, नरेश, द्वितीय उकेरा। भवा से भवानी प्रसाद मिश्र, शकुन से शकुंतला माथुर, शम से शमशेर बहादुर सिंह, हरि से हरि नारायण व्यास, और धर्म से धर्मवीर भारती, नरेश से नरेश मेहता। ये सातों नाम आप कौन कौन से, भवा से भवानी प्रसाद मिश्र, शकुन से शकुंतला माथुर, ये गिरिजा कुमार माथुर की पत्नी थी। शमशेर, शम से शम लिखा है, शम से शमशेर बहादुर सिंह, हरि से हरि नारायण व्यास, रघुवीरा से रघुवीर सहाय, धर्म से धर्मवीर भारती, नरेश से नरेश मेहता। ये सातों कवि हैं। द्वितीय तार सप्तक के 51 में इसका प्रकाशन हुआ था, 43 के 8 वर्ष बाद 51 में। अब तीसरा सप्तक, फिर उसके 8 वर्ष बाद प्रकुम, ये लिखा है अलग से, प्रकुम, का के ऊपर बिंदी, प्रकुम प्रकुम विजय देव सर्वेश्वर, कीर्ति केदारनाथ भय तीसर। प्र से प्रयाग नारायण तिवारी, कु से कुंवर नारायण, म से मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और कीर्ति से कीर्ति चौधरी, केदारनाथ भय तीसर, तीसरे के हैं ये केदारनाथ सिंह। तो ये सातों कवि हो गए। प्रकुम विजय देव सर्वेश्वर, कीर्ति केदारनाथ भय तीसर, इस दोहे को लिख लीजिए। जितने भी ये तीनों चारों बताऊंगी मैं, इनको आप याद करिए अच्छी तरह से, तो आपको ये, और बार बार इन कवियों के नाम भी पढ़ लीजिए। केवल दोहा याद करेंगे, नाम नहीं पता होगा तो भी नहीं काम चलेगा। प्रकुम विजय देव सर्वेश्वर, प्रकुम विजय देव सर्वेश्वर, कीर्ति केदारनाथ भय तीसर। केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अब चौथे सप्तक के देख लेते हैं। चौथा सप्तक 1959 के बाद 20 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ, 1979 में। तब तक नई कविता 59 में, बल्कि जो दूसरा सप्तक था, दूसरे सप्तक के बाद से ही प्रयोगवाद समाप्त होकर नई कविता आरंभ हो चुकी थी। 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो ये चारों पत्रिकाएं प्रयोगवाद की नहीं कही जा सकती हैं, तार सप्तक पत्रिका प्रयोगवाद की कही जाती है। ठीक है। दूसरी से, जो दूसरा सप्तक था, वहीं से ही उसके 1-2 साल बाद से ही नई कविता आरंभ हो गई थी। चौथे सप्तक के कवि हैं अवध राज राजेंद्र किशोरा, 3 हो गई है। सुमन स्वदेश कीन हिय डेरा, नंद किशोर राम हिय लेखो, चौथा सप्तक गिनकर देखो। 5 में देखिए रेखांकित हो गया है। 7 में अवध राज राजेंद्र किशोरा, सुमन स्वदेश नंद किशोर राम, अवध से अवधेश कुमार, राज से राजकुमार कुंभज, राजेंद्र किशोर से राजेंद्र किशोर, सुमन से सुमन राजे। ये कानपुर की ही, हमारे कानपुर विद्या मंदिर कॉलेज की ही हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष और प्राचार्य भी रही हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास जो लिखे गए, उनमें एक इन्होंने भी लिखा है, हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास। स्वदेश से स्वदेश भारती, नंद से नंद किशोर आचार्य, और श्री राम वर्मा। ये 7 कवि चौथा सप्तक में संकलित हैं। तो इस दोहे को भी आप याद कर लीजिए। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्रयोगवाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको प्रयोगवादी कवियों के नाम पूछे जाएं परीक्षा में, तो पहले सप्तक में जितने कवि हैं, जो पहला तार सप्तक है, उसके कवि आप याद करके लिख सकते हैं। चारों भागों का संपादन अज्ञे ने किया, ये याद रखना है। चारों भागों का प्रकाशन वर्ष, जो तार सप्तक पत्रिका थी, उसके चारों भागों का प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है। 1943, 1951, 1959 और 1979। चारों का प्रकाशन किसने किया? अज्ञे ने।
चारों में अलग अलग 7 कवि हैं। पहले के कवि जो हैं वो प्रयोगवादी माने जाएंगे और बाद के सारे जो हैं वो नई कविता में आएंगे। तो ध्यान से सुनिए वीडियो। धन्यवाद।